स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आज की क्लास में कल वाली क्लास को ही आगे नियमित करेंगे, उसको रेगुलर करेंगे। देखिए कल हमने पढ़े थे की के प्रयोग, में और मैं के प्रयोग, और उसी से संबंधित मैंने आपको एक छोटा सा अभ्यास पत्रक दिया था। आपने वो उम्मीद करती हूँ उसको सॉल्व कर लिया होगा, उसको हल कर लिया होगा। तो आप देख लीजिए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हैं और आपको कितना समझ में आया, या क्या आपका कोई कन्फ्यूज़न किसी में रह गया है। देखिए पहला वाक्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत राजधानी दिल्ली है। पहला वाक्य है। मैंने आपको की के प्रयोग बताए थे। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम पढ़ते हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली है। दो मैंने इसके प्रयोग बताए थे कि शब्द के दोनों प्रयोगों को हम यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर उन दोनों प्रयोगों का जो यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। पहला प्रयोग था भारत, किसी भी संज्ञा के बाद में बड़ी ई की का प्रयोग किया जाता है। अब संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भारत क्या है? एक स्थान का नाम है, देश का नाम है, राइट। दूसरा, इसी का यहाँ पर प्रयोग बताया था कि दो संज्ञाओं का आपस में संबंध बताने के लिए भी बड़ी ई की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों नियम हमारे यहाँ पर बिल्कुल लागू हो रहे हैं। पहला नियम क्या है? संज्ञा के बाद में बड़ी ई की आ रहा है, और दूसरा नियम जो था दो संज्ञाओं का आपस में संबंध बताने के लिए, भारत और राजधानी दोनों संज्ञा शब्द हैं, दोनों का संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा की आएगा? बड़ा ई की वाला शब्द यहाँ पर आएगा। भारत की राजधानी दिल्ली है। अब दूसरा वाक्य देखिए, यह वैभव पतंग है। अभी मैं दोनों नियम आपको ऊपर बता चुकी हूँ। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी वही नियम यहाँ पर लागू होगा, और यहाँ भी कौन सा की का प्रयोग होगा? बड़ी ई की का प्रयोग होगा। यह वैभव की पतंग है। की वैभव संज्ञा है, व्यक्ति का नाम, पतंग वस्तु का नाम है, दोनों का आपस में संबंध बताया जा रहा है, बड़ी ई की का प्रयोग होगा, राइट। तीसरा देखिए, तुमने लड़ाई क्यों। तीसरा प्रयोग मैंने आपको बड़ी ई की का बताया था क्रिया के रूप में। तुमने लड़ाई क्यों की, बड़ी ई की मात्रा, और ये की जो है ये भूतकालिक क्रिया का रूप यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तुमने लड़ाई क्यों की। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं और वहां पर क्या लिखते हैं, उसमें कारण बताया जाता है कि ये कार्य क्यों किया, तो जब उसका उत्तर हम लिखते हैं क्यों की, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों की नहीं आएगा, यहाँ पर की शब्द बड़ी की आएगा। किसके लिए? क्रिया के रूप में। तुमने लड़ाई क्यों की, तुमने लड़ाई क्यों की थी, तुम्हारे द्वारा लड़ाई क्यों की गई, ठीक है। तो इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए यहाँ पर की बड़ी ई की वाला शब्द आएगा। इसी प्रकार से देखिए चौथा वाक्य। अब यहाँ पर मैं और मैं जो मैंने आपको बताया था, एक मात्रा वाला ए और मैं अपने लिए जो प्रयोग होता है। अब यहाँ देखो, राम कक्षा में आ गया। अब यहाँ पर कुछ और भी अशुद्धियां आपको देखने को मिलेंगी इस वाक्य में। देखिए, आ गया, विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धियां आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अशुद्धियों की बात चल रही है तो यहाँ पर एक अशुद्धि विराम चिन्ह वाली भी यहाँ पर आ रही है। ये क्या है? साधारण वाक्य है, पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रयोग कौन सा किया है हमने? आया प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर वाक्य को पूर्ण किया गया है। साधारण वाक्य है। राम कक्षा में, पहला तो यहाँ पर क्या आएगा? में शब्द आएगा। कक्षा के अंदर आ गया, यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। आगे देखिए, तुम्हें आइसक्रीम खानी है, खाली स्थान, रिक्त स्थान, फ्रूटी पीनी है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक
शब्द का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो भी एक यहाँ पर अशुद्धि है। तुम्हें आइसक्रीम खानी है, फ्रूटी पीनी है। कल क्या एक हमने आपको नियम बताया था कि शब्द का दो वस्तुओं में से जब हमें एक विकल्प का चुनाव करना है तो वहाँ पर हमें कि शब्द का प्रयोग करना था। तुम्हें आइसक्रीम खानी है कि फ्रूटी पीनी है? दो, फ्रूटी पीना और आइसक्रीम खाना, दो विकल्प है हमारे पास, आइसक्रीम खानी है या फ्रूटी पीनी है। तो यहाँ पर विकल्प के रूप में कौन सा शब्द आएगा? यहाँ पर तुम्हें आइसक्रीम खानी है कि फ्रूटी पीनी है, ये आपका कि दो विकल्प में से एक के चुनाव के लिए प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर छठा वाक्य जो आप पढ़ रहे हैं इसको देखिए। उसने कहा वह बाजार से फल लेकर आएगा। उसने कहा वह बाजार से फल लेकर आएगा। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं उसने कहा। कल एक नियम हमने पढ़ा था, उपवाक्य को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है, छोटी ई की वाला प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहले ये देखिए उसने शब्द, उसने शब्द यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के बाद में की शब्द का प्रयोग हो रहा है, छोटी ई की मात्रा वाला। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, और इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम किसने? उसने। उसने मतलब किसने? किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर यह प्रयोग हो रहा है। राहुल ने, रमेश ने, श्याम ने। यहाँ पर ने, उसने, उस शब्द जो आ रहा है वह सर्वनाम शब्द का रूप है, और उपवाक्य को जोड़ने के लिए छोटी ई की का प्रयोग हमें करना है। उसने कहा कि वह बाजार से फल लेकर आएगा। की उपवाक्यों को जोड़ने के लिए की शब्द का प्रयोग हो गया। देखिए आगे, वे स्टेशन पहुंचे ही थे। यहां पर भी क्या हो रहा है? दो वाक्य आ रहे हैं। पहला वाक्य है, उसको बोलते ही हमें दूसरे, उसका अर्थ जानने के लिए दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब उस दूसरे उपवाक्य को लाने के लिए, उन दोनों को जोड़ने के लिए, पूर्ण अर्थ को बोध करने के लिए हमें छोटी ई की का प्रयोग यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर आएगा वे स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन रवाना हो गई। आ गया समझ में? आगे देखिए, फूलों, फूलों शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा के बाद में कौन सी ई वाला प्रयोग होगा? बड़ी ई, दीर्घ ई वाला की का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आएगा फूलों की भीनी भीनी, फूलों की भीनी भीनी महक मन को लुभा रही थी। आपके कहने पर नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ता हूँ। यहाँ पर वापस से देखिएगा, इसको पढ़ करके एक अशुद्धि आपको यहाँ पर फिर से नजर आ रही होगी, विराम चिन्ह से संबंधित। यहाँ पर दो ही विराम चिन्ह जो हम ज्यादातर प्रयोग में लाते हैं। बच्चों को कई बार पता नहीं लगता प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उनको जब मन करता है वो प्रश्नवाचक लगा देते हैं, और जब मन करता है पूर्ण विराम लगा देते हैं। लेकिन और कई बार आते हुए भी, क्योंकि हमें बस ध्यान नहीं रखना होता है, प्रश्नवाचक आया समझ में, उसको बना दिया, प्रश्नवाचक लगा दिया। पूर्ण विराम समझ में आ रहा है, पूर्ण विराम लगा दिया, जैसा सहूलियत होती है। लेकिन बच्चों, इन विराम चिन्हों का भी कितना फर्क पड़ता है, कितना प्रभावित करते हैं ये हमारी भाषा की अशुद्धि को। देखिए यहाँ पर आपके कहने पर नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ता हूँ। अब यहाँ देखो, पत्र पढ़ता हूँ के बाद में कौन सा चिन्ह लग रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सही है ये? नहीं, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। वाक्य के पूर्ण होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं के दो प्रयोग बताए थे हमने, एक तो मैं और मैं। तो यहाँ पर सेल्फ, अपने लिए जिस मैं का प्रयोग किया जाता है वो होता है दो मात्रा वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं आपके कहने पर, मैं आपके कहने पर नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ता हूँ। वाक्य पूर्ण हो गया। कौन सा चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह का। इसी प्रकार आगे देखिए,
10वां हमारा वाक्य है, डॉक्टर ने कहा है कि, कौन सा की आएगा? डॉक्टर ने कहा है, क्या कहा है? दूसरे उपवाक्य की जरूरत पड़ रही है इसके अर्थ को पूर्ण जानने के लिए, तो यहां पर आएगा कहा है कि सुबह। अब सुबह और ताजी हवा दोनों का आपस में संबंध व्यक्त करना है। संबंध व्यक्त करने के लिए बड़ी ई की का प्रयोग होगा। सुबह की ताजी हवा में टहलना शुरू करिए। की और की, यहाँ पर दोनों की मैंने एक साथ दिए हैं ताकि आप इसके अंतर को ठीक प्रकार से समझ पाए। आगे देखिए, राम पुस्तक की गम हो गई। गम हो गई शब्द नहीं होता है, क्या होगा? गुम हो गई। मात्रा की अशुद्धि आ गई है यहाँ पर, क्या होगा? गुम हो गई। ठीक है, अब ये क्या है? राम और पुस्तक दोनों संज्ञा शब्द है। दो संज्ञाओं का आपस में संबंध व्यक्त कराने के लिए अभी हम पहले वाले वाक्य में भी देख चुके हैं कि बड़ी ई की का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोबारा से पुनः वही कि दो संज्ञाओं का आपस में संबंध व्यक्त करने के लिए राम की पुस्तक गुम हो गई। यहाँ पर क्या हो गई है? पद क्रम संबंधी अशुद्धि आ गई है। राइट, आगे देखिए, सबसे पहले परीक्षा कक्ष गया था, पहुंच गया था। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मैं और मैं शब्द का यहाँ पर प्रयोग होगा। की और की का तो प्रयोग यहाँ हो नहीं सकता, हमने दो शब्द पढ़े हैं, तो की और की शब्द नहीं आएगा यहाँ पर। मैं और मैं में से एक शब्द का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। मैं कहाँ पर, कौन से वाले मैं का प्रयोग होगा? यहाँ देखिए, मैं अपने स्वयं के लिए बात की जा रही है। मैं सबसे पहले परीक्षा कक्ष में पहुंच गया था, परीक्षा कक्ष के अंदर पहुंच गया था। मैं, अंदर, में, इनके लिए हमने प्रयोग बताया था में एक ही मात्रा वाला। तो आप देख लीजिएगा आपने कितने सही आपके जवाब हैं और अपने आप को परख लीजिए, देख लीजिए आपके यहाँ पर क्या और की मैं और मैं के अंतर को आपको भली भांति आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम आज के दो और नए शब्दों के ऊपर विचार करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब आज के नए शब्दों को हम प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे शब्द होंगे, बहुत कॉमन शब्द हैं, लेकिन इनमें जब मैं क्लासेस में कॉपीज करेक्शन के लिए हमारे पास आती हैं तो देखती हूँ कि बच्चों की ये गलतियाँ इनमें ज़्यादातर होती रहती हैं। हे के साथ में कौन कौन से? वही मात्रा संबंधी हे, है और हैं। कहने को ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, राइट, लेकिन इनमें गलतियां होते ही और हमें पता भी नहीं चलता, बस हमें लिखना होता है। तो हमें बच्चों इनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग होगा। तो इनका प्रयोग करने से पहले हम इनको समझ लें कि ये शब्द है क्या। देखिए, है शब्द इंग्लिश का इज जिसका मतलब होता है, और हम जानते हैं कि सभी भाषाओं की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत, सबसे प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत की अस धातु से इस जो हम इंग्लिश में बोलते हैं इज, अस से इज बना है और उसका मतलब होता है। अस इज है। अब यहाँ पर एक मात्रा वाला है और हैं, इनका सिंपल अर्थ हम समझ लेते हैं। ये जो है एक मात्रा वाला है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ये है संबोधन करने के लिए हे का प्रयोग किया जाता है, सिंगल मात्रा। हे ईश्वर, हे राम, हे तुम कहाँ जा रहे हो, हे राहुल खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर सिंगल मात्रा वाला, एक मात्रा वाला जो है ये संबोधन बोधक शब्द है।
पुकारने के लिए, बुलाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुकारने अथवा बुलाने के लिए, पुकारने और बुलाने के लिए इस हे का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके प्रयोग में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चे कई बार लास्ट में जहां पर हमें है शब्द का प्रयोग करना होता है वहां पर एक मात्रा लगा करके छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी के अभाव में वो ऐसा करते हैं या उनको ध्यान ही नहीं रहता है। तो जब हम इनके अर्थ को समझ लेंगे तो फिर हम आगे से इन चीज़ों का हमें ध्यान रहेगा, इन शब्दों के प्रयोग का हम विशेष ध्यान रख पाएंगे। है शब्द जो है 2 मात्रा वाला, ये किसी भी संज्ञा, अभी हमने संज्ञा के बारे में पता कर लिया था। एक संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब कोई भी संज्ञा एक संख्या का बोध करते हैं, संज्ञा की एक संख्या का बोध हमें होता है, तो उसके बाद वाक्य पूर्ण करने पर हम है शब्द का प्रयोग करते हैं। ये है शब्द जो है वो एक वचन संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? एक वचन संज्ञा के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, एक वचन संज्ञा के लिए। एक वचन संज्ञा के लिए। इसके अभी एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, इसका उदाहरण। इससे पहले हैं शब्द क्या है, पहले हम इनके अर्थ को एक बार देख लेते हैं, फिर उदाहरण के साथ इनके अंतर को हम समझेंगे। तो यहाँ पर हैं शब्द क्या है? बहुवचन के रूप में हो रहा है। जब कोई भी संज्ञा 2 से अधिक आती है तो उसको बताने के लिए हम हैं शब्द का प्रयोग करते हैं। उच्चारण भी साथ में देखिए। यहाँ पर पहले तो इसकी लिखने की बनावट जो है उसको देख लीजिए। है, इस पर बिंदी नहीं है, इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। तो बिंदी लगने पर क्या हो गया? देख लो, बिंदी, कल मैंने आपको कहा था हिंदी में बिंदी का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में बिंदी का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर हम देख रहे हैं है के ऊपर बिंदी लगते ही ये बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग हो गया है। एक बिंदी से देख लीजिए इसका प्रयोग बदल गया है, और यदि हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक वचन संज्ञा के लिए है का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर है शब्द जो है वो बहुवचन संज्ञा के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन संज्ञाओं के लिए। अब इनको हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देखिए इनके। हे पुकारने अथवा बुलाने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था, हे राहुल, हे राहुल, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हे राहुल, बुलाने या पुकारने के लिए। दूसरा यहाँ पर है वह पाठ पढ़ता है। एक वचन संज्ञा सर्वनाम के लिए, एक वचन संज्ञा सर्वनाम का बोध कराने वाले शब्द के लिए है का प्रयोग किया जाता है। वह पाठ पढ़ता है। और यहाँ पर एक वचन संज्ञा, और इसमें हम सर्वनाम को भी, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन संज्ञा, मतलब एक वचन का बोध कराने वाले शब्दों के लिए है शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वह पाठ पढ़ता है, रीना खेलती है, रीना खेलती है, समझ में आ रहा है आपको? रीना खेलती है। इसके बाद में अब यहाँ पर हम देखेंगे हैं बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर ये एक वचन शब्द है। अब एक वचन को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो है का रूप भी बदल जाएगा। वह पाठ पढ़ता है, इसकी जगह हम बोलेंगे वे पाठ पढ़ते हैं। एक की जगह हम कई बच्चों की, कई व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो वह का बहुवचन रूप क्या होता है? वे पाठ पढ़ते हैं, वे पाठ पढ़ते। यदि हम यहाँ पर केवल ये लिखेंगे है, देखिए वे पाठ पढ़ते हैं,
क्या हो गया, शुद्ध लग रहा है आपको ये? नहीं, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। और पढ़ता, पढ़ते हैं नहीं होता है, पढ़ते हैं बहुवचन, वे बहुवचन है तो है का भी रूप क्या आएगा, बहुवचन रूप आएगा। और है का बहुवचन रूप क्या होगा, हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, बिंदी भी इसमें लगानी पड़ेगी, तब ये हमारा वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। यहाँ पर है और हैं के अर्थ को आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक वचन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के लिए हम है का प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक सर्वनाम और संज्ञा के लिए हम एक से अधिक जो होती हैं वो बहुवचन, बहु का मतलब बहुत, दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बहुवचन। अभी एक वचन बहुवचन की क्लासेस आगे हम पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। यहाँ पर अभी शॉर्ट में मैं बताती जा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें वापस आपकी रिमाइंड होती रहें, रिवाइज होती रहेंगी, तो चीज़ें हमें समझ में आती रहती हैं। वे पाठ पढ़ते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुवचन रूप आ गया। यहाँ पर वे शब्द बहुवचन रूप है, वह का बहुवचन है। अब यहाँ पर रीना क्या है, एक लड़की है। अब हम यहाँ पर इसका बहुवचन रूप, लड़कियां खेल के मैदान में खेलती हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, है का बहुवचन रूप हो जाएगा। जब बहुत सी लड़कियों की हम बात करेंगे, लड़कियां खेलती हैं, लड़की का बहुवचन हो गया लड़कियां, लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं यहाँ पर वही बहुवचन रूप आ गया। तो है, हैं, तीनों है के अर्थ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और हैं। तो यह है, यहाँ पर ये तीनों क्लासेस हमारी हो गई हैं। अब इसके बाद में हैं और इनका जो कार्यपत्रक है, जैसे हमने कल के शब्दों के लिए कार्यपत्रक एक दिया था, इसी प्रकार से आपको वही क्लास के एंड में पीडीएफ मिलेगी। तो इनको आप जरूर से प्रैक्टिस करिए, इनका अभ्यास करिए, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ जब अभ्यास भी इनका कर लेंगे तो आपको ये सारी दुविधा आपकी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब आगे के दो और शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और जिनमें हम अक्सर गलतियां करते हैं, उन शब्दों को आज हम देखेंगे। देखिए वो दो शब्द और वही मात्राओं की शुद्धि इनमें होती है। बच्चे इस और शब्द में कंफ्यूज रहते हैं और इनके अर्थ, इनका जो प्रयोग है उसको गलत तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए और शब्द, सबसे पहले तो आप देख रहे हो एक मात्रा और दो मात्रा, वही अंतर हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले इनके लिखने का अंतर, लिखने के बाद में अब इनका अर्थ के आधार पर अंतर देखिए, अर्थ किस अर्थ में इनका प्रयोग होगा, फिर आगे इनके हम प्रयोग समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए और शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है की तरफ, और का मतलब की तरफ, और शब्द का अर्थ होता है की तरफ। और ये और शब्द है, ये क्या होता है, तथा, व, योजक शब्दों के लिए, योजक शब्द के रूप में इस और का प्रयोग किया जाता है। और इस योजक शब्द की जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग कई बार देखते हैं। तो आगे इस शब्द की बहुत प्रयोग को हम देखेंगे जब हम आगे समास पढ़ेंगे, तो योजक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनको हम प्रयोग देखेंगे। तो ये शब्द केवल एक ही जगह पर इनका प्रयोग नहीं होता है, पूरी व्याकरण में, पूरी भाषा में इनके प्रयोग हमारे पास आते रहते हैं। हम इनको, लेकिन इनका जो मात्राओं का, जो इनको लिखने का जो तरीका है उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो वो गलतियां हमसे होती रहती हैं। और शब्द क्या है, ये जोड़ने का काम करता है, योजक शब्द के रूप में ये आता है। और का मतलब है ये योजक शब्द है, दो संज्ञाओं को और जोड़ने के लिए ये योजक का काम करता है। और योजक मतलब जोड़ने वाला। तो यहाँ पर की और की तरफ, यहाँ पर इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। की तरफ, की और शब्द का प्रयोग, आप किस ओर देख रहे हैं, श्याम पट की ओर देखिए, और तरफ, आप किस तरफ देख रहे हो,
ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अक्सर आपको अध्यापिका क्लास में, आपकी क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, वो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस बीच बीच में देती रहती होगी जब आप फ्रेंड्स से बीच में बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और शब्द, अब आप इसको भूलेंगे नहीं। और मतलब तरफ, तरफ शब्द का जहाँ पर अर्थ होगा, तरफ का अर्थ व्यक्त करने के लिए हम और शब्द का प्रयोग करेंगे। और शब्द क्या होता है? और दो, और अधिक, अधिक के रूप में भी और शब्द का प्रयोग होता है। और पढ़िए, और बताइए अपने बारे में। तो यहाँ पर और मतलब और ज्यादा जानने के लिए भी इस और शब्द का प्रयोग होता है, और शब्द योजक शब्द के रूप में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर योजक शब्द हम कहेंगे शब्द में और वाक्यों को जोड़ने में योजक के रूप में ये काम करता है। शब्दों में जैसे हम कहेंगे माता और पिता, माता और पिता। अब इसके साथ में मैंने कहा था योजक चिन्हों के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। तो हम इस शब्द को हटाकर माता पिता कैसे लिखते हैं? माता पिता, ये क्या हो गया? ये योजक चिन्ह के रूप में आ गया। ये योजक चिन्ह के रूप में आ गया। माता और पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो ये जो युग्म शब्द होते हैं, उन युग्म शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और योजक चिन्ह की जगह हम योजक चिन्ह को हटाकर इस और योजक शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो ये तो हो गया दो शब्दों को जोड़ने के लिए और शब्द। वाक्यों को जोड़ने के लिए पिताजी दफ्तर गए और वहां से शाम को 5 बजे आ गए। दो वाक्यों को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर वाक्यों को जोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए जब और शब्द का लिखा जाता है तो वहां पर ये दो मात्रा वाला प्रयोग किया जाता है। और की तरफ, वह विद्यालय की ओर जा रहा है, वह विद्यालय की ओर जा रहा है। बच्चे फुटबॉल के मैदान की ओर चले गए। तो यहाँ पर ये और शब्द की तरफ का अर्थ व्यक्त करने वाला है, और ये और शब्द योजक के रूप में आ रहा है दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो आपको और शब्दों का प्रयोग अब आगे से इसमें दुविधा नहीं होगी, इसमें कभी आप गलती नहीं करेंगे। कार्यपत्रक आपको बिल्कुल उसी तरह से मिलेगा, कल की तरह ही आप उसको सॉल्व करके रखिए। तो पहले क्लास प्रारंभ करने से पहले अगले दिन, अगली क्लास को हम पहले उस कार्यपत्रक को हल करेंगे, और अपनी इन दुविधाओं से आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे धीरे धीरे करते हुए, इनको अभ्यास करते हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वापस वही लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये शब्दों के प्रयोग के साथ ही मैं कुछ अशुद्धियों के बारे में और आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हमने वर्तनी की अशुद्धि पढ़ी है, तो इसी प्रकार से वाक्यों में भी अशुद्धि होती है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। देखिए, वाक्य है कि गाय को काट कर चारा खिलाओ। आप बताइए, गाय को काट कर चारा खिलाओ, गाय को जब पहले ही काट दोगे तो गाय चारा खाएगी कैसे? काटा किसको जाएगा? गाय को काटकर चारा खिलाओ। अरे भाई, काटा किसको जाएगा? गाय को। जब गाय पहले ही काट दी जाएगी तो चारा कौन खाएगा? क्या है? चारा काटकर गाय को खिलाओ। चारा कटेगा और गाय खाएगी, गाय कटेगी और चारा नहीं खाएगी। ठीक है, चारा काटकर गाय को खिलाओ।
बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। सुनने में कई बार पता ही नहीं लग पाता। हाँ सही है वाक्य, मैम सही तो है, ये सही नहीं है। बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। दूध उबाला किसको जाता है? दूध को उबाला जाता है, बच्चे को नहीं उबाला जाता है। क्रिया संबंधी अशुद्धि हो रही है। तो चारा काटकर गाय को खिलाओ और खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। राइट, सही है ना? आप बताएंगे कल इसका आंसर कमेंट में लिख करके क्या होना चाहिए। चारा काटकर गाय को खिलाओ और दूध उबालकर बच्चे को पिलाओ, या बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। बच्चे को उबालकर दूध पिला दो। बच्चा उबल गया, दूध कौन पिएगा? दूध कच्चा रह गया, बच्चा उबल गया। बच्चे को उबालकर दूध पिला दो। ऐसी नाइंसाफी मत करो, पहले दूध उबालो और उसे बच्चे को पिलाओ। ठीक है, बच्चे को नहीं उबालना है, दूध को उबालना है। दूध को उबालकर बच्चे को पिला दो। बच्चे को पिला दो। ठीक है, तो इसी तरह की और अशुद्धियां जो वाक्य में होती रहती हैं, पदक्रम संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, अनेक अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धि संशोधन का एक अलग से आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा आपको ये बता दिया है। जनरली ये चीज़ें हमसे होती रहती हैं, गलतियाँ, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर अशुद्धियाँ आती हैं। इस तरह के वाक्य दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसमें अशुद्धियाँ बताओ। तो हमें समझ में नहीं आती, हम पढ़ के देखते हैं एक फ्लो में, तो समझ में आता है कि नहीं सही है वाक्य, कोई गलती नहीं दिख रही है। बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन दूध को उबाला जाता है, बच्चे को नहीं। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए, कमेंट अपने ज़रूर करिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके कमेंट मेरे और आपके बीच में भावाभिव्यक्ति का माध्यम है, तो उस माध्यम को बनाए रखिए, उसका प्रयोग पूरा करते रहिए। चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके ये कमेंट ही हम दोनों के मध्य भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। तो अपने इस माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग करें और अपनी नियमितता बनाते हुए अपनी इस अगली क्लास का इंतजार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।